जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे जैन साहित्य के बारे में और हम देख चुके हैं जैन साहित्य की विशेषताएं और उनमें हम देख चुके हैं स्वयंभू के बारे में। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के अगले कवि पुष्पदंत के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में हमने देखा है, स्वयंभू के बारे में पढ़ लिया और जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पुष्पदंत के बारे में। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाए रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बात करते हैं पुष्पदंत के बारे में। तो पुष्पदंत, सबसे पहले बात करें पुष्पदंत का समय। तो समय है इनका 10वीं सदी। समय 10वीं सदी, समय है 10वीं सदी। और जो शिव सिंह सेंगरो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज। उनमें कहा है पुष्पदंत के बारे में कहा है कि ये जो है 7वीं सदी के कवि हुए थे। एक पुष्य है ना, पुष्य या पुंज, ये पुष्य या पुंज कोई नहीं है, वो पुष्पदंती है। तो शिव शंकर के अनुसार शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सबसे पहले बात हुई कि समय क्या है। तो समय 10वीं शताब्दी। और सबसे पहले जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था पुष्पदंत को, पुष्य या पुंज को। यह पुष्य और पुंज कुछ नहीं है, पुष्पदंती है। इन्होंने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इनके बारे में बात की है। अगले तथ्य की बात करें तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं उन्होंने भी अपभ्रंश का जो प्रसिद्ध कवि है पुष्पदंत, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ है, उनके बारे में चर्चा की है। तो अगली बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके अनुसार जो है पुष्पदंत 9वीं सदी के हैं के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ही है, जिसका आविर्भाव एक मानते हैं, यानी कि जिसका समय 9वीं सदी में हुआ है। तो पुष्पदंत के बारे में 2 जानकारियाँ हासिल हुई। एक तो शिव सिंह सरोज में जो उनके शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, ये इनको 7वीं शताब्दी के पुष्य जो पुंज कवि हैं उनके बारे में जानकारी मानते हैं पुष्पदंत के। और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी के मानते हैं और ये भी कहते हैं कि ये कवि अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंती, पुष्य या जो पुंज है वो पुष्पदंत है और जो अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि था। तो और माने कि इनका जो सर्वमान्य जो समय है जो सभी से मानते हैं वो 10वीं सदी है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
चलते हैं अब आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो पुष्पदंत के बारे में दो जानकारियाँ हासिल हुई है, एक तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ से और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब इन दोनों ने जो है इनका समय अलग अलग माना है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है सभी विद्वानों का वो ये 10वीं सदी इनका समय मानते हैं सभी विद्वान। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का जो है आविर्भाव कब हुआ था, 10वीं सदी में है, और ईस्वी की बात करें तो 972 में। तो सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव कब हुआ था, 972 ईस्वी या 10वीं सदी में, 10वीं सदी में हुआ। ये सर्वमान्य धारणा है। तो अगर आपके प्रश्न बनता है तो अब आप आंसर क्या लगाएंगे, कौन सी सदी, 10वीं सदी लगाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पुष्पदंत कौन थे। तो एक मान्यखेड़ के जो राजा थे उनके ये मंत्री थे, महामात्य थे ना, महामात्य भीम सभा के कवि थे। तो बात करें पुष्पदंत मान्यखेड़ के जो प्रतापी राजा, तो मान्यखेड़ के प्रतापी राजा थे, उनके मंत्री थे महामात्य, प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे, तो बात करें कि पुष्पदंत कौन थे। तो पुष्पदंत जो है मान्यखेड़ के प्रतापी राजा थे कर्ण, उनके महामात्य यानी मंत्री थे भीम, उनके सभा कवि थे पुष्पदंत। बात करते हैं कि पुष्पदंत को जो है भयानी जो कवि हुए हैं उन्होंने अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। तो पुष्पदंत को भयानी ने क्या कहा है, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है किसने, पुष्पदंत को, है ना। पुष्पदंत को भयानी ने अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। अब बात करते हैं पुष्पदंत की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो है 3-4 प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो लिख लें। ठीक है। तो सर्वमान्य धारणा क्या, इनका समय क्या है, तो 10वीं सदी है ना, 10वीं सदी का सर्वमान्य धारणा है कि इनका समय जो है 10वीं सदी है और 972 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। पुष्पदंत जो है मान्यखेड़ के प्रतापी राजा थे कर्ण, उनके महामात्य भीम के सभा कवि थे, और पुष्पदंत को भयानी ने अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो चलिए, पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं, 3 से 4 प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। और एक प्रश्न आपका जो है ना कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा था कि सर जो है मैंने आपको उनके बारे में लिखवाया था स्वयंभू के बारे में, तो नय कुमार चरित है ना, नाग कुमार चरित रचना के बारे में बताया था। तो आप सब बोल रहे थे कि सर नय कुमार चरित जो रचना है वो पुष्पदंत की है। तो ये जो नाग कुमार चरित या नय कुमार चरित कहें चरियु, ये जो है पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों की रचना है, लेकिन प्रसिद्ध जो रचना है वो पुष्पदंत की है। तो आपका ये डाउट था, ये तो इसलिए दोनों की रचना तो है, लेकिन प्रसिद्ध किसकी है, पुष्पदंत की है, प्रमुख रचनाएं। तो बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, फिर उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली है त्रिशठी महापुरुष, त्रिशठी महापुरुष गुणालंकार, त्रिशठी महापुरुष गुणालंकार। इसको महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है ना, महापुराण भी कहा जाता है, महापुराण। बात करते हैं दूसरी रचना की, दूसरी है नय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित। नय कुमार चरियु,
नागकुमार चरित, नागकुमार चरित। और अगली रचना है जशहर चरिव यशोधर चरित, जशहर चरिव यशोधर चरित, यशोधर चरित। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं, त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार जिसे कहते हैं महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है, नए कुमार चरिव, नागकुमार चरित और जसर चरिव यशोधर चरित। अब बात करते हैं त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार के बारे में विस्तार से। त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार के बारे में, त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार। तो त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार, त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार। अब ये जो रचना है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार, और इसी पुस्तक के आधार पर जो है पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसको नोट कर लें। इसी पुस्तक के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर पुष्पदंत को अपभ्रंश का, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न ही बन सकता है कि त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार जो है इसको महापुराण कहा जाता है, और इसी पुस्तक के आधार पर पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है। पहली बात ये हुई। दूसरी तथ्य के बारे में बात करें तो इसी पुस्तक के आधार पर इनको अभिमान मेरु की उपाधि भी धारण की थी, इन्होंने दी गई थी ना। इसी पुस्तक के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर इन्होंने अभिमान मेरु, इसी पुस्तक के आधार पर अभिमान मेरु, अभिमान मेरु की, अभिमान मेरु की उपाधि, इसी पुस्तक के आधार पर अभिमान मेरु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार इस पुस्तक के आधार पर पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है, और इसी पुस्तक के आधार पर जो है अभिमान मेरु की उपाधि धारण की थी। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब जो लोग हैं ना, अभी कुछ दिनों के पहले, अब लाइव सेशन में तो खैर अपनी बात हो चुकी है, फिर भी 1-2 दिन में 3-4 दिन लगातार क्लास नहीं हो पाई थी, और अभी जैसे मान लो आज क्लास हो रही है ना, और कुछ कारण, क्योंकि अब जो जैसे स्कूल जाऊँगा डेली तो मुझे हो सकता है ना वो किसी दिन मैं बिजी रहूँ तो किसी दिन क्लास नहीं हो पाए। सप्ताह में मान लो डेली रेगुलर जो क्लास का प्लान कर रहे हो सकता है डेली क्लास नहीं हो पाए, किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाए। तो ये नहीं सोचना कि बीच में क्लास छोड़ दूंगा या फिर आपका जो कोर्स है वो रुक जाएगा या कोर्स कंप्लीट नहीं करवाएंगे। कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे, हो सकता है जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन डबल क्लास ले लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन क्लास से रुकेगी नहीं, क्लास से रेगुलर रहेगी। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, और फ्रेश माइंड से पढ़ना है, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। यूँ नहीं कि सर बीच में छोड़ के चले जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बस आपको जो है जिस तरह मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उस तरह आप नोट्स बनाएं, टू द पॉइंट चल रहे अपन, फालतू इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहे हैं ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आधे घंटे का वीडियो होता है, इस आधे घंटे अगर ऑफलाइन बैच हो ना तो मान लो इस आधे घंटे की क्लास जो है ऑफलाइन बैच में 1 घंटे से ज़्यादा चल सकती है, तो 1 घंटे की क्लास को अपन आधे घंटे में कर रहे हैं, ताकि आपका जो है टाइम जो है कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। इसलिए एक तो निराश नहीं होना है। मान लो देखो सामाजिक प्राणी है, काम भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि टाइम भी नहीं बैठता है, तो परेशान नहीं होना है। रेगुलर क्लासें रहेगी, रेगुलर में आपके लिए जो है ना क्लासें बनाऊंगा। हो सकता है किसी कारणवश नहीं बना पाऊँ तो उसमें आपको चिंतित नहीं होना है, रेगुलर पढ़ते रहना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लें, नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पुस्तक के आधार पर पुष्पदंत को क्या कहा है, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है, और इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें अभिमान मेरु की जो है उपाधि धारण की थी उन्होंने। और इनकी प्रमुख उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं।
तीन इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं। उपाधियों के बारे में बात करें इनकी, तो इनकी उपाधियाँ देख लीजिए। उपाधियाँ, पहली ये अभिमान मेरु, अभिमान मेरु। दूसरी उपाधि है कविकुल तिलक, कविकुल तिलक। तीसरी उपाधि है काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर। अभिमान मेरु, कविकुल तिलक और काव्य रत्नाकर जो है इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं, है ना। तीन उपाधियाँ, अभिमान मेरु, कविकुल तिलक और काव्य रत्नाकर। और कोई पूछे कि अभिमान मेरु जो उपाधि है किसके आधार पर, तो त्रिशटी महापुरुष गुण अलंकार जो पुस्तक है उसके आधार पर इन्हें अभिमानी मेरु की उपाधि दी गई है। लिख लिया होगा आपने। अब जो त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार की बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्रिशटी महापुरुष, त्रिशटी 63 महापुरुष ने महापुरुषों जो महापुरुष हैं उनके बारे में इसमें लिखा गया है। तो इस पुस्तक में जो है 63 जो महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में 63 महापुरुषों, इस पुस्तक में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र, इस पुस्तक में 63 जो महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में जो है 63 जो महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। बात करें आगे तो इसे मैंने पहले बता दिया है, और लेकिन फिर भी आप नोट कर लें, इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसे महापुराण, इसे महापुराण भी कहा जाता है, इसे महापुराण भी कहा जाता है। ठीक है, इसे महापुराण भी कहा जाता है। तो त्रिशटी महापुरुष गुणालंकार 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है और इसे महापुराण भी कहा जाता है। और इसी पुस्तक के आधार पर पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया और इसी पुस्तक के आधार पर इसे अभिमान मेरु की उपाधि भी दी गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी रचना की, नए कुमार चरियु नाग कुमार चरित्र के बारे में। नए कुमार चरियु नाग कुमार चरित्र के बारे में अभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है क्लास नहीं आई है, तो उस पर आपको जो निराश नहीं होना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्लास जो है रेगुलर रहेगी। कुछ कारणों की जैसे वो एक तो पहले तबीयत ख़राब हो गई, फिर थोड़ी व्यस्तता के कारण, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गए तो थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए टाइम अब बहुत कम मिल रहा है। तो 2-4 दिन मतलब 1 जुलाई तक थोड़ा सिस्टम ऐसे ही रहेगा, फिर जैसे जैसे मैं सेटल हो जाऊँगा अच्छे से तो फिर आपकी जो है ना क्लासें जिस तरह भी टाइम मिलेगा मैं रेगुलर रख लूँगा। वहाँ तक आप थोड़ा एडजस्ट करके चलें, पुरानी क्लासों को देखें, रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें, है ना। नए कुमार चरियु और नाग कुमार चरित्र भी कहते हैं, नाग कुमार चरित्र, नाग कुमार चरित्र। अब देखिए बहुत सारे जो है ना अपने साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि सर पैनल बोर्ड लेके आइए, पैनल बोर्ड पे पढ़ाइए, और जो है ना इस बोर्ड पे अच्छे से बैठ नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। मान लो मैं किस तरह कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड भी नहीं है ना ढंग से, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। तो देखो अभी ये शुरुआत है, अब शुरुआत धीरे धीरे चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है, अब धीरे धीरे चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। तो अब देखो पैनल बोर्ड की जो है ना आप सब जानते हो उसमें खर्चा बहुत आता है ना, कि स्टूडियो बनाना पड़ेगा एक प्रकार से, तो पैनल बोर्ड भी लगेगा और बहुत सारी उसमें पैनल बोर्ड है, कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें होगी। और उतना अभी देखो शुरुआत है तो शुरुआत में इतना वो पैसा भी सैलरी से भी इतना वो नहीं हो रहा ना। अभी 5 महीने हुए मेरी जॉब को ज्वाइन किए मैंने, तो धीरे धीरे बैठेगी व्यवस्था तो सब कुछ करेंगे। पर अभी जिस तरह कंडीशन में चल रही है, अब मेन बात मैंने पहले भी कहा था कि आप कंटेंट में फोकस करें। मैं कंटेंट में आपको है ना किसी तरह की कमी नहीं रख रहा हूँ। आप इस कंटेंट को अगर फॉलो कर लेंगे तो ये मान के चलें कि आपको जो है ना कहीं भी सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है। इस पर फोकस करें। बाकी जो है चीज़ें अगर पैनल बोर्ड है, सुविधा जैसे जैसे बैठेगी तो करेंगे सही, वही ये थोड़ने के नहीं करेंगे ना। तो बात करें नए कुमार चरियु नाग कुमार चरित्र की, तो इस रचना से है ना पुष्पदंत के जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में लिख लेते हैं। तो इस पुस्तक से पुष्पदंत के
पुष्पदंत के व्यक्तिगत, इस पुस्तक से पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन, पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। एक बात ये कि एक तो है ना, कंटेंट पे विश्वास रखें। आपके क्या है ना, ठीक है, हो सकता है कि कुछ मान लो एक दो गलतियाँ निकल भी जाए ना, हो सकता है कहीं मैं आपको कुछ गलत बोल दूँ या कोई चीज़ गलत लिखवा दूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बहुत हर चीज़ को अच्छे से किताबों से पढ़ के नोट्स बना के फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो गलती की संभावना बहुत कम है, 99% संभावना होती है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है ना। 1% मान लो कहीं से हो जाए, 0.01% मान सकते हो आप। अब जैसे अभी नए कुमार सर लिखा है, तो आप बहुत सारे साथ में कमेंट आके, सर ये तो पुष्पदंत की रचना है, आपने स्वयंभू में कैसे लिखवा दी, पुष्पदंत की रचना है स्वयंभू में कैसे लिखवा दी। तो मुझे पता है कि पुष्पदंत की रचना है ना, स्वयंभू इसलिए लिखवाई क्योंकि उन्होंने भी इस नाम से लिखी है, लेकिन प्रसिद्ध किन की है, पुष्पदंत की रचना है। तो इस प्रकार पहले आप ढंग से उस चीज़ को देखें, फिर सोचें, फिर आप उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करें ना। आप क्या ना कि देखते ही और बिना उस चीज़ को देखे, फिर कई साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, तो वो तो फिर भी बता देते हैं कमेंट करके कि दोनों, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं दोनों की रचना है इस तरह। तो इतना डाउट नहीं लाया ना, जो चीज़ें लिखवा रहे हैं आपको कोई गलत कंटेंट नहीं दे रहा हूँ मैं कि आपको परेशान हो इस तरह। ठीक है, तो इस पुस्तक से जो है पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। और इस पुस्तक से प्राप्त चलता है कि जो है ना, ये प्रारंभ में जो शिव थे, बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। इस पुस्तक से ही इस पुस्तक से ही पता चलता है कि पता चलता है कि यह प्रारंभ में क्या थे, शिव थे। यह प्रारंभ में शिव थे, बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया ना, बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या हुआ उसके बारे में इसमें जानकारी मिल ही जाएगी ना। और वही आ गया, अब नोट लिखवा के, नोट लगा के लिख लेते हैं, ताकि आपको ये जो कन्फ्यूजन डाउट आ रहा है वो क्लियर है आपके। तो लिख लीजिए नोट, विशेष नोट, नए कुमार चरियू, नए कुमार चरियू, नए कुमार चरियू के नाम से पुष्पदंत और स्वयंभू, नए कुमार चरियू नाम से पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों ने लिखा है, दोनों ने रचनाएं, दोनों ने क्या ये रचनाएं लिखी है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध किसकी है, पुष्पदंत की। लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध जो है रचना पुष्पदंत की है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध रचना किसकी है, पुष्पदंत की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और नोट्स बना रहे तो साथ के साथ लिख लीजिए। नए कुमार चरियू ना कुमार चरित। तो इस पुस्तक से तो पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से पता चलता है कि ये प्रारंभ में शिव थे, बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और नए कुमार चरियू के नाम से पुष्पदंत स्वयं दोनों ने रचनाएं लिखी है, और ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो रचना पुष्पदंत की है। ठीक है, चलें आगे। और अगली रचना इनकी जशर चरु जयशोधर चरित, ये इनकी रचना है सही, यह मैंने आपको नोट करवा दिया। अब बात करते हैं कि जो है ना, स्वयंभू और पुष्पदंत में क्या अंतर है। स्वयंभू और पुष्पदंत में अंतर है कि तो इनमें जो है पुष्पदंत में सांप्रदायिक जो आग्रह है ना, कूट कूट के भरा हुआ है, सांप्रदायिक। तो इसमें इनमें साथ के साथ लिख लेंगे, पुष्पदंत में सांप्रदायिक
आग्रह कूट कूट के भरा हुआ है। पहली बात है सांप्रदायिक जो आग्रह इनमें कूट कूट के भरा हुआ है पुष्पदंत में। दूसरी बात करें तो पुष्पदंत में जो है ना खंडन मतलब खंडन ना करने का जो जोश है हो जाता है, और स्वयंभू में एक सहृदयता जो है ना वो जाता है। पुष्पदंत को वो विरासत में नहीं मिली है सहृदयता, तो पुष्पदंत में खंडन का जोश, पुष्पदंत में खंडन का जोश ज़्यादा है, जबकि खंडन का जोश ज़्यादा है स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को विरासत में नहीं मिली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आज यहाँ तक ही, अगले वीडियो में बात करेंगे देवसेन के बारे में और अन्य जो जैन कवि हैं उनके बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते पूरा फास्ट, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, तो एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं फास्ट पुष्पदंत के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं पुष्पदंत का समय जो है 10वीं सदी है, और शिव सिंह शंकर ने शिव सिंह सरोज अपने जो ग्रंथ उसमें 7वीं शताब्दी के पुष्य पुंज कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करें तो ये पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। और सर्वमान्य धारणा यह है कि पुष्पदंत का जो आविर्भाव है 10वीं सदी में हुआ था। पुष्पदंत जो है मानेकड़ के प्रतापी राजा थे, कारण उनके माम आते थे, भीम के सभा कवि थे, ठीक है। और पुष्पदंत को भयानी ने अपभ्रंश का जो है वेद व्यास कहा है। पुष्पदंत भयानी को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। और इनकी प्रमुख जो 3 रचनाएं त्रिशठी महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है, नय कुमार चरित्र, नाग कुमार चरित्र, जशहर चरित्र, यशोधर चरित्र। त्रिशठी महापुरुष गुणालंकार के बारे में बात की। इस पुस्तक के आधार पर ही इन्हें वेद व्यास कहा गया है अपभ्रंश का, और इस पुस्तक के आधार पर इन्हें अभिमान मेरु की उपाधि दी गई है। कुछ उपाधियाँ इनकी अभिमान मेरु, कविकुल, तिलक, काव्य रत्नाकर है। और जो त्रिशठी महापुरुष गुणालंकार, इसमें 63 जो है महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णन है, इसे महापुराण भी कहा जाता है। नय कुमार चरित्र, नाग कुमार चरित्र के बारे में बात करें तो इस रचना में पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। पहले ये शैव धर्म के थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, ये भी हमें इसी पुस्तक से प्राप्त होता है। और नय कुमार चरित्र नाम से पुष्पदंत और स्वयंभू दोनों ने लिखा है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वह स्वयंभू की पुष्पदंत की रचना है। और दशहर चरित्र रचनाएँ। और बात करते हैं तो इनमें जो सांप्रदाय आग्रह कूट कूट के भरा हुआ है, अंतर के रूप में प्रश्न बन सकता है कि किसमें सांप्रदाय का आग्रह कूट कूट के भरा हुआ है, तो पुष्पदंत में। और इनमें खंडन का जो ज़्यादा है, स्वयंभू की जो सहृदयता इनको विरासत में नहीं मिली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और कोशिश करूँगा कि क्लास का थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएंगे अब, है ना, लगभग, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। तो अगर मान लो क्लास एक दिन हो रही है तो फिर 40-45 मिनट की क्लास रखेंगे, क्लास का टाइम बढ़ाएंगे। और क्लास रेगुलर रहेगी, कोई काम आ जाए उसी दिन क्लास नहीं होगी, बाकी क्लास रेगुलर रहेगी। साथ ही साथ बीच में 1-2 सप्ताह में 1-2-3 वीडियो बेसिक जानकारी की अलग अलग जो आपके क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं मोटिवेशनल, आप चाहे कि सर किसी मोटिवेशनल टॉपिक पे बात करें तो उस पर बात कर सकते हैं ना। कोई सप्ताह में अपन किसी एक टॉपिक को लेके, कोई शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेके किसी पर भी बात कर सकते हैं। तो आपके जो कमेंट आएंगे उसके हिसाब से वीडियो बना लेंगे। और आपके पर्सनल लाइफ के या कोई भी प्रॉब्लम्स है कि सर इस पर बात कीजिए, तो उस पर बात होनी चाहिए, तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी हर शनिवार रविवार को लाइव सेशन होता है, तो उस शनिवार रविवार को लाइव सेशन में जरूर जुड़ें शाम को 4 बजे। बाकी क्लास अपनी जो है 4 से 5 बजे जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, अब उसका टाइम चेंज करेंगे, उसका टाइम 5 बजे रखेंगे, 5 बजे बाद अपलोड करेंगे रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।